अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर नंबर 5 स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल है क्रोमेटोग्राफी। एक ग्रीक वर्ड क्रोमाटोस मीन कलर राइटिंग। डेफिनेशन है इसकी, क्रोमेटोग्राफी is a method by which a mixture is separated by distributing its components between two phases, that is stationary phase and mobile phase। ये एक टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी, जिसके ज़रिए से एक मिक्सचर के जो अज्जा होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपने आप को तकसीम कर लेते हैं दो फेजेस के माबैन। और ये दो फेजेस कौन सी हैं? एक स्टेशनरी फेज है और दूसरी मोबाइल फेज है। तो ये फेजेस क्या हैं, इनको समझना है और इनके दरमियान अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। तो इससे कबल हम ये समझते जाएं कि लफ्ज़न लिटरल मीनिंग में क्रोमाटोस से क्रोमेटोग्राफी डिराइव किया गया है, जिसका मतलब था कलर राइटिंग, रंगदार लिखाई। इब्तिदान क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हुए हमें कलर्ड पैटर्न मिलते थे। जो एंड पे जो पैटर्न आता है उसको क्रोमेटोग्राम कहते हैं। तो दौरे जदीद में ज़रूरी नहीं कि कलर्ड पैटर्न आए, कलरलेस पैटर्न भी आ सकता है, जिसको मुख्तलिफ तरीक़ों से फिर विजुलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है। मगर अभी भी नाम इसका क्रोमेटोग्राफी ही यूज़ होता है। प्रिंसिपल इसका क्या है? ये दो पॉइंट्स पे मुश्तमिल है कि कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव डिफरेंट एफिनिटीज़। एफिनिटीज़ मीन सॉल्युबिलिटीज़ इन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेजेस। मिक्सचर के जो अज्जा होते हैं वो अपने आप को स्टेशनरी और मोबाइल फेज़ में सॉल्युबिलिटीज़ के डिफरेंस की बुनियाद पे जुदा करते हैं। मोबाइल फेज़ में एक कंपोनेंट की एफिनिटी और होगी और मोबाइल फेज़ में मिक्सचर के दूसरे, तीसरे और चौथे कंपोनेंट्स की सोआन जितने भी हैं, हर एक की एफिनिटी, सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स इज़ गवर्न बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के। डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका पता हमें चलता है, या ये हकीकत के तौर पर नमूदार होती है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट्स की बुनियाद पर। K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज ओवर कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। गुज़श्ता टॉपिक जो कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन था, उसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक फेज ओवर एक्वस फेज कहा था। यहाँ चूँकि फेजेस जुदा हैं, उनके नेम्स मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज, उसके लिहाज से के की इक्वेशन के अंदर दो लफ्ज़ मोबाइल और स्टेशनरी ये चेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से एक बात और भी हमारे सामने आई कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी पार्टीशन लॉ है, ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी अप्लाई होता है और क्रोमेटोग्राफी में भी बेऐने ही उसी तरीके से एप्लीकेबल है। फेजेस दो किस्म की हैं, या स्टेशनरी फेज होगी या मोबाइल फेज होगी। स्टेशनरी फेज स्टैटिक होती है, अपनी जगह साकिन रहती है, ये मूव नहीं करती। और मोबाइल फेज जो है वो मूव करती है स्टेशनरी फेज के ऊपर। ये अभी बातें सामने आ जाएंगी। तो स्टेशनरी फेज या तो सॉलिड होगी या एक लिक्विड होगी, जो सॉलिड के ऊपर होमोजीनियसली एडजॉर्ब्ड होती है, उसके ऊपर सेपरेटेड होती है, फैली हुई होती है। और मोबाइल फेज ये या गैस होगी या लिक्विड होगी। मोबाइल फेज सॉलिड नहीं हो सकती और जो स्टेशनरी फेज है ये गैस नहीं हो सकती। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, याद रहे ये क्लासिफिकेशन हम स्टेशनरी फेज की बुनियाद पे स्टडी कर रहे हैं। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड हो तो फिर
क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। और इसकी एग्जाम्पल है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये हमारे पास है जी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये कॉलम है, इसके साथ जो जो ये सॉलिड फील्ड है इसके अंदर, इसमें हम मिक्सर डाल देंगे और मिक्सर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। कुछ मिक्सर यहाँ एड्सॉर्ब हो जाएगा, कुछ यहाँ एड्सॉर्ब हो जाएगा, कुछ यहाँ एड्सॉर्ब हो जाएगा, सरफेस के ऊपर जज्ब हो जाएगा और इस तरीके से एक दूसरे से ये चीज़ें जुदा हो जाएंगी। दूसरी हमारे पास पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये उस वक्त कहलाती है जब स्टेशनरी फेज लिक्विड हो और इसकी एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है, पेपर तो सॉलिड होता है मगर पेपर के अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में वाटर एडजॉर्ब्ड होता है जो हमेशा उसके अंदर मौजूद रहता है। और वो जो वाटर पेपर के अंदर मौजूद है वो चूँकि वाटर लिक्विड है, वो फेज़ का काम करता है और वो वाटर अपनी जगह को छोड़ता नहीं है, मूव नहीं करता, जब ही तो वो स्टेशनरी फेज कहलाता है। एनी हाउ, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी की दूसरी एग्जांपल TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी भी है। ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये जो बर्तन है या ये जो एपरेटस है ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक कहलाता है। नीचे हमने इसमें सॉल्वेंट पुट कर दिया, ये एक पूरा पेपर है, यहाँ हमने कच्ची पेंसिल से एक लकीर लगाई है और इस लकीर के ऊपर एक सैंपल पुट कर दिया है और इस पूरे को इसके अंदर लटका दिया है और सैंपल को ड्राई करने के बाद, और ये लिक्विड के अंदर डिप ना हो ये सैंपल, और ये लिक्विड आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज करेगा और जो स्पॉट हमने बेस लाइन के ऊपर लगाया था ये भी आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा। सॉल्वेंट ज़्यादा आगे चला जाएगा, ये जो पार्ट्स हैं ये भी एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जुदा होंगे। तो इस तरीके से जुदा हो जाएंगे, फाइनली हम इनको ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये पेपर क्रोमेटोग्राफी इन डिटेल है। इसकी 3 किस्में हैं। एसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये सॉल्वेंट यहाँ पे होता है, सॉल्वेंट ऊपर की तरफ राइज करता है और जो बेस लाइन के ऊपर हमने जो मिक्सचर के ड्रॉप्स पुट किए थे वो भी इसके साथ साथ ऊपर मूव करते हैं और एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। दूसरी है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर को हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं और यहाँ इस पोर्शन के ऊपर और फिर ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं और ये मुकम्मल तौर पर क्लोज्ड होता है सिवाय इसके कि इसके अंदर पेपर को फिक्स कर दिया है। सॉल्वेंट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा और यहाँ पे जो बेस लाइन है, बेस लाइन के ऊपर हमने एक मिक्सचर यानी 2 या 3 या 4 इंक्स मिक्स हैं या कोई और कंपोनेंट्स मिक्स हैं, उनका एक स्पॉट यहाँ पे लगा दिया और ड्राई करने के बाद इस पेपर को यहाँ पे फिक्स किया है। वो जो सॉल्वेंट नीचे आएगा तो उसके सॉल्वेंट के अंदर मिक्सचर हल होके ये भी नीचे आएगा और जो सॉल्वेंट नीचे की तरफ आ रहा है ये तो है मोबाइल फेज, और जो पेपर है ये क्या है, ये पेपर के अंदर जो वाटर है वो है स्टेशनरी फेज। तो इस वजह से ये पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हुई। और जो मोबाइल फेज के अंदर मिक्सचर का कंपोनेंट ज़्यादा सलूबल होगा वो ज़्यादा नीचे आ जाएगा और जो कम सलूबल होगा वो पीछे रह जाएगा। इस तरीके से अपनी सलूबिलिटी की बुनियाद पे वो जुदा हो जाते हैं। और जो पेपर के अंदर मौजूद स्टेशनरी फेज आई मीन वाटर के अंदर जो कंपोनेंट ज़्यादा हल होगा वो पीछे रह जाएगा और जो वाटर के अंदर कम हल होगा वो ज़्यादा आगे चला जाएगा, क्योंकि वाटर तो उसको अपने अंदर ज़्यादा हल नहीं कर रहा, एज अ मोबाइल फेज उसको बहा के आगे ले जाएगी। और जब मोबाइल फेज यानी सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँचेगा तकरीबन 3/4 हिस्सा अप्रॉक्सीमेटली कवर कर लेगा, हम इस पेपर को जुदा करेंगे, जहाँ तक सॉल्वेंट पहुँच चुका था वहाँ पे लकीर लगाएंगे। ये कहलाती है सॉल्वेंट फ्रंट। और जहाँ पे हमने कच्ची पेंसिल से लकीर लगा के इस पे सैंपल का निशान लगाया था वो हिस्सा कहलाता है बेस लाइन। और तीसरी है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। ये सर्कुलर फॉर्म होती है, जैसे इसका नाम रेडियस से डिराइव किया गया है। तो इन तीनों में मेथड एक ही है, पेपर के ऊपर मोबाइल फेज मूव करती है और उसके कंपोनेंट एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं।
इसमें राइज करती है, इसमें डिसेंड करती है, इसमें सर्कुलर फॉर्म का पेपर हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं जी, हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, इसमें हमने सॉल्वेंट पुट किया और इसमें पेपर डिप कर दिया और उसको ऊपर फिक्स कर दिया, यहाँ पे लिड इसमें लगा दिया। सबसे पहले हम तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लेंथ का एक पेपर लेंगे। 25 सेंटीमीटर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, अपनी मर्ज़ी का आप ले सकते हैं, बस इसके अंदर वो एडजस्ट हो जाए इजीली। चौड़ाई भी आप उसकी मर्ज़ी की ले सकते हैं, काट सकते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती। 5-6 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ कच्ची पेंसिल से एक लकीर लगाएंगे, इसको हम बेस लाइन कहते हैं, और बेस लाइन के ऊपर हम यहाँ पे एक निशान लगा देते हैं। 3 इंक्स मिलाई गई हैं, एक जगह पे रेड, पर्पल और ब्लू, उनको मिक्स कर दिया गया है और कहा गया कि इनको जुदा करें। हमने वहाँ से एक निशान लिया, कैपिलरी ट्यूब के ज़रिए से बारीक सी नाली होती है, उससे एक ड्रॉप लिया और यहाँ पे पुट कर दिया। और जब ये एक हॉरिजेंटल प्लेस पे टेबल के ऊपर पेपर पड़ा है, जब ये ड्राई हो जाएगा, अब इसको उठा के यहाँ इसके अंदर पुट कर देते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता जब लिक्विड इसके ऊपर राइज़ करेगा, यहाँ से राइज़ करता जाएगा, तो ये सॉल्वेंट ऊपर मूव करता जाएगा। जो सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा तो ये स्पॉट्स तक आएगा। तो याद रखें, ये स्पॉट इसके अंदर डिप नहीं होना चाहिए। स्पॉट अगर डिप हो गया तो ये सॉल्वेंट के अंदर हल होकर नीचे चला जाएगा, सॉल्वेंट नीचे रहेगा। जो ही मूव करेगा तो इस स्पॉट को भी अपने अंदर हल करके मूव करने की कोशिश करेगा। अगर स्पॉट का ब्लू कलर ये इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा हल है तो इसको बहा के ज़्यादा आगे ले जाएगा, और रेड कलर फॉर एग्जांपल इसमें सबसे कम हल है तो इसको पीछे छोड़ेगा। इस तरीके से हम गुज़श्ता पेजेस पे, स्लाइड्स पे पढ़ा हुआ वो पॉइंट ज़हन नशीन करें कि जो कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ में डिफरेंट एफिनिटीज़ यानी डिफरेंट सलूबिलिटीज़ रखते हैं। तो मोबाइल फेज़ में जो ज़्यादा सलूबल है, मोबाइल फेज़ उसको बहा के ज़्यादा आगे ले गया, और जो कम सलूबल था वो पीछे रह गया। और इसी तरीके से स्टेशनरी फेज़ में जो ज़्यादा हल है, तो स्टेशनरी फेज़ तो अपनी जगह साकिन है, वो उसको अपनी आगे मूव नहीं करने देगी, अपने साथ चिपका के स्टिक करके रखेगी। और जो मोबाइल फेज़ में स्टेशनरी फेज़ में कम हल है, तो वो स्टेशनरी फेज़ उसको कबूल नहीं करेगी, मोबाइल फेज़ उसको ज़्यादा बहा के आगे ले जाएगी। तो इस तरीके से मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ में जो उनकी सलूबिलिटीज़ और एफिनिटीज़ का जो इख्तिलाफ है किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स का, वो इख्तिलाफ उनके जुदा होने का सबब बनता है। बहरहाल यहाँ तक जब सॉल्वेंट पहुँच गया तो हमने इस पेपर को बाहर निकाला और यहाँ पे कच्ची पेंसिल से एक लकीर लगा ली, ये सॉल्वेंट फ्रंट हो गई। और जहाँ पे हमने शुरू में कच्ची पेंसिल से लकीर लगाई थी और मिक्सचर का एक स्पॉट यहाँ पे गिराया था, ये बेस लाइन कहलाती है। तो अब जब ये ड्राई हो गया और इसके ऊपर ये पैटर्न बन गए हैं, ये पैटर्न कहलाता है क्रोमेटोग्राम। RF वैल्यू, रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। इस ओरिजिनल स्पॉट से या बेस लाइन से कोई कंपोनेंट कितना फासला तय करता है। इसने कितना फासला तय किया, x सेंटीमीटर। पर्पल ने कितना फासला तय किया, y सेंटीमीटर। ब्लू ने कितना फासला तय किया, z सेंटीमीटर। ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। सॉल्वेंट कितना फासला यहाँ से तय करता है, इसने तय किया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक a सेंटीमीटर। अब फर्जी से कोई से नाम यहाँ पे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिटार्डेशन या रिटेंशन फैक्टर ऑफ रेड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर ओवर a सेंटीमीटर। रिटेंशन फैक्टर ऑफ पर्पल y सेंटीमीटर ओवर a सेंटीमीटर। रिटेंशन फैक्टर ऑफ ब्लू इज इक्वल टू z सेंटीमीटर ओवर a सेंटीमीटर। तो ये जो RF वैल्यू है, ये हर कंपोनेंट की अपनी अपनी होती है और जिसकी बुनियाद पे हम उनको एक दूसरे से जुदा कर सकते हैं। तो RF वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि सॉल्वेंट चूँकि थिन होता है, पतला होता है, वो ज़्यादा फासला तय कर जाता है, और सॉल्वेंट के जिस हिस्से में कोई स्पॉट हल होगा, वो गाढ़ा होगा, वो कम फासला तय करेगा। लिहाजा स्पॉट ने यहाँ पे होना है, कंपोनेंट ने न्यूमिनेटर में बटे के ऊपर, तो ये गाढ़ा है, कम फासला तय करेगा। और सॉल्वेंट डिनोमिनेटर में है, बटे में, और ये ज़्यादा फासला तय करेगा। बड़ी वैल्यू बटे में है
और छोटी वैल्यू ऊपर है न्यूमिनेटर में, लिहाजा RF की वैल्यू यहाँ पे 1 से कम आएगी। बाज़ ये निशान हमें नज़र नहीं आते, लिहाजा इनके लिए हम कोई ना कोई लोकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर जिंक और कैडमियम ये मौजूद हों तो उसके लिए हम अमोनियम सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करते हैं। लेड या कैडमियम अगर मौजूद हों तो वो लेड सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड बनाएंगे। PbS लेड सल्फाइड का कलर होता है ब्लैक और कैडमियम सल्फाइड CdS का कलर होता है येलो। और अकेले लेड का और अकेले कैडमियम का कोई कलर नहीं होता, वो नहीं नज़र आएंगे। लिहाजा जब हम अमोनियम सल्फाइड वगैरह का स्प्रे करेंगे तो लेड अमोनियम सल्फाइड के सल्फ़र से मिलके PbS ब्लैक कलर का स्पॉट बनाएगा और कैडमियम जो है वो Cd वो सल्फ़र के साथ मिलकर, अमोनियम सल्फाइड के सल्फ़र के साथ मिलकर येलो स्पॉट बनाएगा। लिहाजा उनके कलर नज़र आने लग जाएंगे। तो ऐसा सब्सटेंस लोकेटिंग एजेंट कहलाता है, तलाश करने वाला एजेंट। या बाज़ औक़ात हम UV लैंप भी इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रावायलेट लैंप की लाइट डालते हैं तो वो स्पॉट्स नज़र हमें आने लग जाते हैं। जहाँ वो स्पॉट्स होते हैं हम कच्ची पेंसिल से उनके गिर्द दायरा लगा लेते हैं और जब वो लाइट हटाते हैं तो फिर वो नज़र आना बंद हो जाते हैं। इस तरीके से हमें उनकी पोजीशन का पता चल जाता है कि ये फ़लाँ जगह पे मौजूद हैं। क्रोमेटोग्राफी की वास्ट एप्लीकेशंस हैं हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक जो हमने याद करनी है। इट इज़ यूज इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फॉर सेपरेशन, आइसोलेशन, प्योरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स की सेपरेशन में, आइसोलेशन में, प्योरिफिकेशन में, सेपरेट करने में, जुदा करने में, उनको प्योरीफाई करने में इस्तेमाल होती है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाता है, उसको प्रिपेयर किया जाता है। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू चेक द प्योरिटी ऑफ द कंपाउंड। अगर हमने किसी चीज़ की क्रोमेटोग्राफी की और ऊपर सिर्फ एक पॉइंट नज़र आता है तो फिर वो प्योर होगा, और एक से ज़्यादा स्पॉट्स नज़र आते हैं तो वो इम्प्योर होंगे, क्योंकि एक कंपोनेंट हमेशा एक स्पॉट देगा और अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं तो इसका मतलब है कि और भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, लिहाजा उनके और भी स्पॉट्स आएंगे। इस तरीके से ईज़िली हम किसी भी चीज़ की प्योरिटी क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।